दूर सुदूर चाकसू तहसील के ग्राम महादेवपुरा में ये है कामधेनु गौशाला। कामधेनु के नाम सुनते ही उस पवित्र गौ माता का हमें स्मरण होता है जहाँ गाय माताएँ आश्रय पाती है। ये वो गौशाला है जिसमें वृद्ध, बीमार, बांझ ऐसी गौ माताएँ आश्रय पाती है। तुंगा से 5 किलोमीटर दूर, तुंगा और कोटखावदा के मध्य ग्राम पंचायत मुख्यालय महादेवपुरा, जिसके गोचर भूमि में ये स्थापित गौशाला अभी 3 वर्ष पहले ही गांव वालों के एक सुदृढ़ संकल्प के साथ प्रारंभ हुई थी। रामनवमी के दिन सारे ग्रामवासियों ने संकल्प लिया था कि ऐसी गौ माताएँ जो निराश्रित हैं, जो दर दर भटकती रहती हैं, उनके लिए एक आश्रय स्थल हो, पवित्र स्थल हो और वहाँ अतिथि की तरह इनकी सेवा की जाए। इसी संकल्प के साथ इस गौशाला की स्थापना की गई है। आइए अब चलते हैं उस पवित्र और दिव्य भूमि पर जहाँ गाय माताएँ आवास करती है, निवास करती है। ये है इस गौशाला का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार पर ये जो भव्य मकान दर्शित किया गया है, इसके पीछे संप्रत्य ये है कि आधुनिक समय में जो मकान बनाए जाते हैं उनमें भव्यता है। टावर लगा हुआ है, कार खड़ी हुई है, कुत्ते से सावधान लिखा हुआ है। ये आधुनिकता को दर्शाते हुए एक भव्य मकान दर्शाया गया है। समकक्ष ये दिव्य घर इसमें दर्शित किया गया है। इसके पीछे धारणा ये है कि हमारे जो सनातन संस्कृति में जो निर्धारित है कि हम घरों में दिव्यता रखें और उसके आगे अतिथि देवो भव लिखा हुआ है। जहाँ गाय माताएँ रहती है वो घर नहीं रहता, वो अभय धाम हो जाता है। और न केवल गाय माता बल्कि वृंदा का पौधा, पेड़, उसके ऊपर लगा हुआ परिंदा, उसमें पानी पीता हुआ पक्षी अपने आप में एक दिव्यता की परिभाषा इंगित करता है। इस गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम इस प्रकार हैं। महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस पर इसकी स्थापना हुई थी रामनवमी 2011 को। उस स्मृति में अखंड रामायण का पाठ स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है, जो स्वैच्छिक होता है, बिना किसी दान दक्षिणा के होता है। बैसाख मास एक सर्वोत्तम मास, बड़ा महीना माना जाता है। उसमें परिंदे लगाए जाते हैं। लगभग गौशाला के सानिध्य में 50 गांवों में लगभग 5000 परिंदे स्थापित किए जा चुके हैं पक्षियों के लिए। 20 बारिश के दिन अंकुरित धान का अर्पण किया जाता है। सावन का पहला वन सोमवार जब आता है तो आसपास की सारी औरतें यहाँ इकट्ठी होती है, यहाँ भजन करती है, भगवान कृष्ण के आगे नृत्य करती है, इन गाय माताओं के आगे नृत्य करती है और वन सोमवार की शुरुआत यहाँ से करती हैं। जन्माष्टमी पर गौ पूजा की विशेष अर्चना होती है। शारदीय नवरात्रा में आसपास के सारे लोग एकत्र होकर के सामूहिक सुंदरकांड का एक दिव्य पठन होता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर गोदुग्ध की खीर का वितरण किया जाता है, जिसमें सारी औषधियाँ मिलाकर के उसको एक औषधि के रूप में वितरण किया जाता है। 101 दीपकों का यज्ञ दीपावली पर किया जाता है। गोवर्धन पर सारे गांव वाले बैठ करके यहीं गोवर्धन पूजते हैं। गोपाष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रति वर्ष या तो गौ भागवत कथा या नानी बायरो मायरो या गौ कथा इस प्रांगण में होती आई है। गोदान पुण्य के कार्यक्रम का विशेष प्रोग्राम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर होता है। शिवरात्रि पर नंदी पूजा होती है। इसके अतिरिक्त वर्ष भर में 3 नेत्र चिकित्सा शिविर और 2 विकलांग सहायता शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ न केवल गाय की सेवा बल्कि उसके साथ साथ प्राणियों की और विकलांग निःशक्त जनों की सेवा भी इस गौशाला के माध्यम से की जाती है। यह है गोवर्धन पर्वत जो गौशाला के मुख्य प्रांगण में स्थित है। इस गोवर्धन को देखते ही उस गोवर्धन की स्मृति हो आती है जहाँ भगवान कृष्ण कभी रहते होंगे, उनके मध्य विराजते होंगे, गायें होगी, बहुत सारे पशु पक्षी होंगे और पूरा पारिस्थितिकी के संतुलन से पूरा पर्यावरण होगा वहाँ। ऐसी एक स्मृति के लिए इसका गोवर्धन का निर्माण किया गया है। उसके साथ जो कमल पुष्प हैं उसकी भी एक अजीब स्मृति है कि गोवर्धन के नीचे एक तलहटी में जलाशय हो और जलाशय में कमल खिले हुए हों। एक असीम प्राकृतिक सौंदर्य का द्योतक है ये।
जिसमें देखते ही हमें उस दृश्य की स्मृति हो आती है जहाँ भगवान कृष्ण गोचारण किया करते थे। इस गौ सेवा में गौ सेवा करने के विभिन्न अवसर भी प्रदान किए गए हैं, जो अपने परिजनों के जन्म दिवस पर की जा सकती है। बच्चों के विवाह के अवसर पर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गौ सेवा की जा सकती है। अपने परिजनों की वर्षगांठ आदि पर की जा सकती है। पितरों की अक्षय तृप्ति हेतु, मनोकामना की पूर्ति हेतु और विशेष पर्वों पर गौ सेवा की जा सकती है। और मांगलिक अवसर पर खुशियों को अक्षय बनाने के लिए और अपने परिजनों की पुण्यतिथि के समय भी गौ सेवा की जा सकती है। ये अवसर ग्रामवासियों को प्रदान किए हैं। ये आवास जहाँ कोई संत रहें उनके लिए है। इसके पास में ही जो चित्र दिया गया है भगवान शंकर, आशुतोष भगवान का, जिन्होंने नंदी को अपना वाहन बनाया, नंदी की रक्षा का एक संदेश देते हैं इस चित्र के द्वारा। ये साथ में जो भंडार का एक कक्ष दर्शाया गया है, इसमें कबूतरों के लिए अनाज, चींटियों के लिए चुगा और गायों के लिए उनका आहार, उनकी खाद्य सामग्री ये इसमें संरक्षित की जाती है। उसके साथ ही जो चित्र दर्शाया गया है भगवान कृष्ण और गाय का, गाय के रक्षा के भांति भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और वही संदेश इस चित्र के द्वारा दिया गया है। इसके पास जो ये चक्की दिखाई गई है, इसमें गायों के लिए अनाज का दलिया बनाना, चींटियों के लिए चोगा बनाना आदि के लिए यहीं के यहीं इसी गौशाला में यहाँ तैयार हो जाता है। आइए अब चलते हैं इस गौशाला की औषध वाटिका की तरफ। इस भूमि में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका एक बहुत अच्छा औषधीय महत्व है। उन सारे स्थानीय पादप जो औषधीय हैं उनको इस मंच पर लाया गया है और यहाँ इनको संरक्षित करके इनके उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई है। यह है पत्थर चट्टा, पत्थर चूर, जो पथरी के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। बहुत सारा खर्चा जो पथरी के इलाज में होता है वो मात्र इसके पत्रों के सेवन से उसका इलाज हो सकता है। यह है सदाबहार, जिसके हमेशा फूल आते रहते हैं और औषध के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा स्थान रखता है। यह है कृष्ण धतूर, जिसको काला धतूरा स्थानीय भाषा में बोलते हैं। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगने वाला और अपने आप में औषधीय महत्व रखने वाला ये पौधा भी यहाँ इस वाटिका में लगाया गया है। यह है धृत कुमारी, जिसको स्थानीय भाषा में ग्वारपाठा कहते हैं। बाई से संबंधित रोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये। यह है सुदर्शन, जिसके लिए आयुर्वेद में लिखा गया है कि कान के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसको सही रूप से अगर उपयोग किया जाए तो कान का दर्द ठीक हो सकता है। आयुर्वेद की भाषा में अश्वगंधा, जिसे स्थानीय भाषा में पाडल बोलते हैं। बहुत आयत में पाए जाने वाला ये पौधा अपने आप में औषधीय क्षेत्र में बहुत अच्छा महत्व रखता है। यह है अपामार्ग, जो नवग्रह संहिता में भी काम आता है और इसके साथ औषधि में भी बहुत अच्छी तरह काम आता है। यह है नवपल्लवित गुड़हल, जिसके बहुत अच्छे फूल आते हैं और औषधि में भी ये बहुत अच्छा काम आता है। यह है आयुर्वेद और संस्कृत की भाषा में गोक्षुर, जिसको स्थानीय भाषा में ढकनी गोखरू बोलते हैं। ये लड्डू बनाने में और अन्य औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। यह औषध वाटिका अभी शैशव अवस्था में है। इसमें बहुत सारे स्थानीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को एकत्र किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनके ऊपर प्लेटें लगा करके लोगों को ये बताया जाएगा कि स्थानीय क्षेत्र में भी बहुत सारी औषधीय पौधे उपलब्ध हैं। इस कामधेनु गौशाला महादेवपुरा की ग्रह और नक्षत्र वाटिका में, जो अपने आप में एक दिव्य जगह है। आसपास कहीं शायद एक ही स्थान पर ग्रह और नक्षत्रों के पौधे नहीं मिलते। उस वाटिका का हम आपको विहंगम दृष्टि में दृष्टिपात कराते हैं। यह है ग्रह और नक्षत्र वाटिका में स्थित कदम्ब का पौधा। कदम और कृष्ण और गाय का अपने आप में एक सुंदर संयोजन है और न केवल ये कृष्ण से संबंधित है बल्कि शतभिषक नक्षत्र का पौधा है, वरुण देवता का है, कुंभ राशि का है। बॉटनिकल नाम भी इसमें लिखा गया है, इसका हिंदी का नाम और संस्कृत का नाम भी इसमें अंकित किया गया है, ताकि ये एक नॉलेज पार्क के पौधे के साथ ही विकसित की गई है कदम कुटी।
और उसको भी अपने आप में एक मनोहर बनाया गया है। कदम कुटी, उसके ऊपर छाया, उसको गाय के गोबर से लिपवा करके एक अच्छी तपस्या स्थली बनाया गया है, ताकि कदम की छाँव में तपस्या की जा सके। उसके सामने ही एक वेदी बनाई गई है जो हवन के लिए काम आती है, और ये हवन अपने वर्षगांठ पर, जन्मतिथि पर, पुण्यतिथि पर जो भी कोई यहाँ आकर के करना चाहें, वो हवन करके और गायों को गुड़ खिलाने के बाद अपनी स्मृति को हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण बना सकते हैं। यह है नक्षत्र वाटिका का पौधा अर्जुन, जो स्वाति नक्षत्र का है, वायु देवता का है, तुला राशि का है। संस्कृत में भी इसको अर्जुन कहते हैं और हिंदी में भी अर्जुन कहते हैं। यद्यपि ये इस क्लाइमेट का पौधा नहीं है, लेकिन ये कोई गौ माता का आशीर्वाद है जो इस क्लाइमेट में भी ये फल फूल रहा है। और न केवल ये स्वाति नक्षत्र का, बल्कि एक औषधि में भी हृदय रोग से संबंधित एक दिव्य औषधि है। ये है पुनर्वसु नक्षत्र का बांस, जिसको संस्कृत में वंश कहते हैं। अदिति देवता है, मिथुन राशि है, बॉटनिकल नाम भी इसमें चिन्हित किया गया है। और इसके साथ ही है गूलर, जिसे संस्कृत में उदुम्बर कहा गया है। यह ग्रह और नक्षत्र दोनों के लिए काम आता है। नवग्रह संविदा में भी इसकी संविदा काम आती है। शुक्र ग्रह के रूप में, कृतिका नक्षत्र के रूप में, इसकी राशि मकर है, देवता अग्नि है। ये भी इस नक्षत्र वाटिका में बहुत अच्छे रूप में पल्लवित हो रहा है। ये पादप है खैर का, जिसे संस्कृत में खदीर कहते हैं। मंगल ग्रह का पौधा है जो नवग्रह संविदा में भी काम आता है। और इसके साथ ये नक्षत्र का भी पौधा है, मृगशिरा नक्षत्र का, वृष राशि का है, सोम देवता है, और बॉटनिकल नाम भी इसमें चिन्हित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नॉलेज पार्क के रूप में इसको जान सके। यह है डाब, जिसे कुश कहा गया है। और ऐसा कहते हैं कि लव और कुश में कुश की उत्पत्ति कुश के द्वारा ही हुई थी। इसका बहुत सारा शास्त्रीय महत्व भी है, औषधीय महत्व भी है। और जब कहीं ग्रहण होता है तो हम अगर इसको डाल देते हैं तो वो से ग्रहण का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ये है पीपल, अस्वस्थ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। और ऐसा माना जाता है कि केवल पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। इसका ग्रह भी बृहस्पति है, देवता भी बृहस्पति है, कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र का पौधा है। न केवल ये मुख्य ग्रह और नक्षत्रों के पौधे, बल्कि पूरे 28 नक्षत्र और नवग्रहों में से केवल दुर्लभ पौधों को छोड़ करके लगभग सारे पौधों को इसमें स्थान दिया गया है। और हर पौधे के आगे प्लेट लगा करके उसका बॉटनिकल नाम, उसका हिंदी का नाम, उसका संस्कृत का नाम, उसकी ग्रह, उसकी राशि, उसकी देवता, और कहीं कहीं उसकी दिशा भी इसमें अंकित की गई है। ये ग्रह और नक्षत्र वाटिका अपने आप में इस क्षेत्र के लिए भी और अन्य क्षेत्रों के लिए भी अपने आप में हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का एक अंग है, जो हमें इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे हर किसी पौधे में किसी न किसी भगवान का, किसी देवता का वास होता है। इसी वाटिका में एक पादप है श्याम तमाल। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब चित्रकूट में वास कर रहे थे वनवास के दौरान, उस समय अधिकांश समय इसी पादप के नीचे बैठ करके अपनी पर्णकुटी बनाई थी, यहीं तपस्या किया करते थे। इसी ग्रह और नक्षत्र वाटिका में यह है वृंदा वाटिका, जिसमें जुलाई माह के मौसम में लगभग 1000 पौध तैयार कर ली जाती है। पहली बार तो गांव के प्रत्येक घर में इसे वितरित किया गया, और जब भी कभी पूर्णावती हो जाती है तो यहाँ से तुलसी ले जाई जा सकती है और हर मौसम में लगाई जा सकती है। हमेशा प्राप्त होने वाले पौधे इस गौशाला में उपलब्ध हैं, ताकि इसका औषधीय महत्व, इसका चिकित्सीय महत्व, इसका आध्यात्मिक महत्व अपने आप में ही दर्शित है। इसी वाटिका में ये तुलसी की अलग से एक वाटिका तैयार की गई है, जो महत्वपूर्ण अवसरों पर परिक्रमा के लिए, प्रदक्षिणा के लिए काम आती है। न केवल तुलसी, बल्कि प्रदक्षिणा युक्त अन्य पौधे, आंवला, केला, पीपल, ये सभी पौधे इस वाटिका में उपलब्ध हैं। धृत कुमारी की वाटिका, इसके साथ ही तैयार की गई है विभिन्न प्रकार के कैक्टस वाटिका, और उसके साथ ही तैयार की गई है पुष्पों की पुष्प वाटिका। इस ग्रह और नक्षत्र वाटिका को एक पक्षी रेस्टोरेंट का रूप भी दिया गया है।
यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं, कलरव करते हैं, चुगा लेते हैं, पानी पीते हैं और वो दृश्य अपने आप में एक विहंगम होता है, जिस समय बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ विचरण करती है, एक साथ पेड़ों पर चली जाती है, फिर वापस नीचे उतर आती है और फिर वापस इन पेड़ों में एक सेकंड के लिए समाहित हो जाती है। इसके ये है पक्षियों का घोंसला, जो पूर्ण प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है। उसके साथ ही पक्षियों के लिए झूले भी यहाँ तैयार किए गए हैं और वो दृश्य अपने आप में मनोरम लगता है, जिस समय इसके ऊपर पक्षी बैठते हैं और झूला झूलते हैं। वो दृश्य अपने आप में एक अजीब ही प्रतीत होता है। मन बोलो। ये है स्थलचर छोटे प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था, जो नीचे आराम से अपनी सुविधा के अनुसार पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये है पक्षियों के लिए मिट्टी का बना हुआ प्राकृतिक रूप से पानी पीने का परिंदा, जिसमें आसानी से बैठ करके हर मौसम में पक्षी पानी पी सकते हैं। इस पूरी ग्रह और नक्षत्र वाटिका को परिंदे के द्वारा, झूले के द्वारा, घोंसले के द्वारा एक पक्षी रेस्टोरेंट का भी रूप दिया गया है। पशुओं, गाय माताओं और पक्षियों की सेवा के साथ साथ एक नन्हे इन प्राणियों की, चींटियों की भी सेवा इस गौशाला के माध्यम से की जाती है। ये जो बेल आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो चींटी चुगा डला हुआ है, ये केवल एक साधारण अनाज नहीं है, बल्कि सप्त धान्य का बना हुआ चींटी चुगा है, जो लगभग 5 किलो प्रतिदिन इस गौशाला के परिक्षेत्र के आसपास की बिलों पर प्रतिदिन डाला जाता है। इस गौशाला में एक प्रयोगात्मक रूप से एक शाक वाटिका भी तैयार की गई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि बिना किसी रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों के भी मात्र गाय के खाद से, गौमूत्र से, गोमय से एक सब्जियां तैयार की जा सकती है, जो अन्य सब्जियों की अपेक्षा काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होती है। ये एक प्रयोगात्मक रूप से इस गौशाला के माध्यम से दर्शाया गया है।